नमस्कार। आदर्श कोचिंग क्लासेस जेतारन यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मित्रों, अब हम इतिहास में पढ़ने वाले हैं राजस्थान के गढ़, दुर्ग या किले, जिनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। टॉपिक लगा लीजिए, राजस्थान के गढ़ या दुर्ग। गढ़ या दुर्ग, राजस्थान के गढ़, किले या दुर्ग, एक ही बात है। अब देखिए, यहां पर दो बात आती है। एक तो व्यक्ति का नाम आता है कौटिल्य, एक आता है शुक्र नीति। कौटिल्य के अनुसार गढ़ 4 प्रकार के होते हैं, किले 4 प्रकार के होते हैं। शुक्र नीति के अनुसार 9 प्रकार के होते हैं। 9 प्रकार के होते हैं। कौटिल्य के अनुसार गढ़ों के 4 प्रकार होते हैं, ध्यान रखिएगा, गढ़ों के 4 प्रकार होते हैं। और शुक्र नीति के अनुसार गढ़ों के जो प्रकार होते हैं वो होते हैं, ध्यान रखिएगा, गढ़ों के जो प्रकार होते हैं वो होते हैं 9 प्रकार। शुक्र नीति के अनुसार अलग अलग प्रश्न हैं, अलग अलग तरीके से आप इनको समझ लीजिएगा। अब वो प्रश्न आता है कि कौटिल्य ने कौन कौन से 4 प्रकार बताए हैं। औदक, पर्वत, धानवन और वन, ये प्रकार बताए हैं कौटिल्य ने। 1 2 3 4, औदक, पर्वत, धानवन और वन। सीधी सी बात है, कौटिल्य ने 4 प्रकार बताए हैं और 4 प्रकार आपके सामने मैंने रख दिए हैं। कौन कौन से जो दुर्ग हैं उनके बारे में। औदक दुर्ग, इसके बारे में कहा जाता है ऐसा दुर्ग जिसके चारों तरफ कांटों की जो खाई बनी हुई हो, जिसके चारों तरफ गहरा गड्ढा बना हुआ हो और वहां तक पहुंचने में बहुत मुश्किल होती हो, ऐसा दुर्ग औदक दुर्ग। ऊंचे पर्वतों पर, गिरी पर बना हुआ दुर्ग, पर्वत दुर्ग। रेगिस्तान में बना हुआ दुर्ग, धानवन दुर्ग की श्रेणी में। और जंगल में बना हुआ जो दुर्ग होगा वो वन दुर्ग की श्रेणी में रखा जाएगा। तो इस प्रकार से बताया है उन्होंने कि ये जो 4 प्रकार के जो दुर्ग है ये दुर्ग होते हैं। और कौटिल्य ने इस पर्वत दुर्ग या गिरि दुर्ग को श्रेष्ठ दुर्ग बताया है। पर्वत दुर्ग या गिरि दुर्ग को श्रेष्ठ बताया है। और शुक्र नीति के अंदर बताया गया कि जो सैन्य दुर्ग होते हैं, जो अभेद्य दुर्ग होते हैं, सैन्य दुर्ग, वो श्रेष्ठ होते हैं। तो ध्यान रखने वाली बात यही है, इसमें शुक्र नीति में 9 बताए हैं, उनमें श्रेष्ठ बताया है सैन्य दुर्ग को। कौटिल्य ने 4 बताए हैं, जिसमें श्रेष्ठ बताया है गिरि दुर्ग को या पर्वतों पर जो दुर्ग बने होते हैं उनको। अब हम बात करते हैं अलग अलग दुर्गों के बारे में। सबसे पहले हमारा जो दुर्ग है, हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक रहेगा जिसका नाम है चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ दुर्ग। प्रश्न आता है कि चित्तौड़गढ़ जो दुर्ग है, चित्तौड़गढ़ जो दुर्ग है वो किस श्रेणी का दुर्ग है। गिरि दुर्ग की श्रेणी में आता है, गिरि दुर्ग की श्रेणी में आता है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग जो है किन नदियों के किनारे हैं, तो बेड़च व गंभीरी नदी के किनारे हैं। प्रश्न आता है चित्तौड़गढ़ दुर्ग जो है उसका निर्माता कौन है। निर्माता कौन है? निर्माता कौन है?
तो चित्रांगद मौर्य इसका निर्माता है, चित्रांगद मौर्य। अब ध्यान रखिएगा, एक ग्रंथ है कुमार पाल प्रबंध, एक ग्रंथ है वीर विनोद, एक ग्रंथ है मोहनोत नैणसी, मोहनोत नैणसी के द्वारा लिखा हुआ है, जिसका नाम है मोहनोत नैणसी री ख्यात। ठीक है, एक ग्रंथ और है इसका मारवाड़ रे परगनारी विगत। तो कुमारपाल प्रबंध के अनुसार निर्माता कौन है, निर्माता कौन है? तो नाम आता है चित्रांग। याद रखिएगा, नाम आता है कुमारपाल प्रबंध के अनुसार निर्माता कौन है? चित्रांग है। वीर विनोद के अनुसार चित्रांग मौर्य है। मुणोत नैणसी, मुणोत नैणसी के अनुसार आप लिख लीजिए, मुणोत नैणसी के अनुसार चित्रंग मौर्य, चित्रंग मौर्य। तो कुमारपाल प्रबंध में चित्रांग बताया गया है, वीर विनोद में चित्रांग मौर्य बताया गया, और मुणोत नैणसी में चित्रंग मौर्य बताया गया है इसके निर्माता का नाम। अब हम बात करते हैं कि ये जो गढ़ बना हुआ है जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, चित्तौड़गढ़, इसके कौन कौन से उपनाम हैं? उपनाम, पहला आता है राजस्थान का गौरव, राजस्थान का गौरव। दूसरा गढ़ों का सिरमोड़, गढ़ों का सिरमोड़। तीसरा महादुर्ग भी कह सकते हैं इसको, महादुर्ग। चौथा चित्रकूटगढ़। पांचवा चित्रकोट। छठा चित्तौड़गढ़। सातवां राजस्थान का गौरव, गढ़ों का सिरमोड़, महादुर्ग, चित्रकूटगढ़, चित्रकोट, चित्तौड़गढ़। दक्षिण राजस्थान का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है इसको, प्रवेश द्वार। आठवां नाम आता है मालवा का प्रवेश द्वार। अलाउद्दीन खिलजी ने इसका नाम रखा है खिजराबाद। अलाउद्दीन खिलजी ने इसका जीत करके नाम लिखा है खिजराबाद। ये सभी नाम इसी के नाम हैं, ध्यान रखिएगा। इसे राजस्थान का 10वां नंबर, राजस्थान का लिविंग फोर्ट भी कहते हैं। लिविंग फोर्ट, सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है। इसे वाटर फोर्ट भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा, वाटर फोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। खेती करने वाला किला भी कहते हैं। ऐसा किला, एकमात्र ऐसा किला है जिसमें कृषि कार्य किया जाता है, खेती की जाती है। ये सभी नाम इसी के नाम हैं, ध्यान रखिएगा। राजस्थान के गढ़ चित्तौड़ के बारे में ये सभी नाम मिलते हैं। इसके बारे में कहावत चलती है,
गढ़ों में गढ़ चित्तौड़ बाकी सब गढ़ैया। ये कहावत किस गढ़ के बारे में चलती है? तो चित्तौड़गढ़ के बारे में चलती है। गढ़ों में गढ़ चित्तौड़ बाकी सब गढ़ैया। ये कहावत चलती है चित्तौड़गढ़ के बारे में। गढ़ों में गढ़ चित्तौड़ बाकी सब गढ़ैया, इस प्रकार की कहावत चलती है चित्तौड़गढ़ के बारे में। ध्यान रखिएगा, एकमात्र दुर्ग जहां पर खेती की जाती है, बेड़च और गंभीरी के किनारे होने के कारण वाटरफोर्ट, इसमें लोग रहते हैं। ध्यान रखिएगा, इसमें लोग रहते हैं, इसीलिए इसे राजस्थान का लिविंग फोर्ट कहा गया है। ध्यान रखिएगा, सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट चित्तौड़गढ़ है और दूसरा लिविंग फोर्ट जैसलमेर का किला सोनारगढ़ किला है, वहां पर भी लोग रहते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा लोग रहते हैं चित्तौड़गढ़ में। खिजराबाद नाम दिया है एडीके ने, अलाउद्दीन खिलजी ने नाम दिया है, जीत करके ध्यान रखिएगा अलाउद्दीन खिलजी ने। मालवा का प्रवेश द्वार कहलाता है, दक्षिण राजस्थान का प्रवेश द्वार कहलाता है। चित्तौड़गढ़ नाम है, चित्रकोट नाम है, चित्रकूटगढ़ नाम है, महादुर्गगढ़ भी कहते हैं, गढ़ों का सिरमौर कहते हैं, राजस्थान का गौरव भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, राजस्थान का गौरव भी कहा जाता है। ये पहला किला है, प्रथम किला, एकमात्र किला, ध्यान रखिएगा, पहला किला है जिसके अंदर बना हुआ है विजय स्तंभ। विजय स्तंभ, ध्यान रखिएगा, अभी हम बात करेंगे विजय स्तंभ के बारे में। तो ध्यान रखिएगा, ये प्रथम किला है जिसमें विजय स्तंभ बना हुआ है। आगे हम बात कर रहे हैं चित्तौड़गढ़ के बारे में। ये तमाम जानकारियां आपने लिख ली होगी, इनको मैं हटा देता हूं। हम चित्तौड़गढ़ के बारे में बात कर रहे हैं, ये सभी नाम चित्तौड़गढ़ के हैं। अब देखिए चित्तौड़गढ़ के बारे में कहा जाता है, चित्तौड़गढ़ के बारे में कहा जाता है कि जो ये चित्तौड़गढ़ हैं, इसमें 3 साके हुए हैं। 3 साके हुए, साके का मतलब क्या होता है? जौहर प्लस केसरिया करना बराबर साका। जौहर कौन करती थी? रानियां। केसरिया कौन करते थे? सैनिक प्लस राजा। ठीक है, तो वो क्या हो जाता था? साका हो जाता था। ध्यान रखिएगा, तो ये 3 साकों के लिए प्रसिद्ध है चित्तौड़गढ़ का किला। अब हम बात कर लेते हैं प्रथम साका। तो इसके बारे में कहा जाता है 1303। बात करेंगे अभी हम, ठीक है। फिर हम बात कर लेते हैं दूसरा साका। तो ये बात आती है 1535। और फिर हम बात करें तीसरा साका, तो बात आती है 1567-68 के बारे में। ठीक है, अब प्रथम साका के बारे में हम लोग बात करते हैं। प्रथम साका, यहाँ जो मेवाड़ है, जो चित्तौड़ है, यहाँ के राजा हैं रावल रतन सिंह, इनकी पत्नी हैं पद्मिनी, याद रखिएगा। और इनके जो सेनापति है गोरा बादल। यहाँ सामने जो व्यक्ति है उसका नाम है अलाउद्दीन खिलजी, ADK, अलाउद्दीन खिलजी, ध्यान रखिएगा। ऐसा कहा जाता है अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया है
चित्तौड़गढ़ पर, और आक्रमण करने के बाद में यहां पर उसकी जीत हो जाती है। जीत हो जाती है। रावल रतन सिंह इस युद्ध में शहीद हो जाते हैं। गोरा और बादल भी मेवाड़ और चित्तौड़ की रक्षा करते हुए शहीद हो जाते हैं। पद्मिनी 16,000 ललनाओं के साथ, 16,000 ललनाओं के साथ में, ध्यान रखिएगा, अग्नि कुंड में जोहर करती है। जोहर करती है, याद रखिएगा। पद्मिनी 16,000 ललनाओं के साथ 1600 रानियों के साथ अग्निकुंड में जोहर करती है, ध्यान रखिएगा। और रावल रतन सिंह, गोरा, बादल, ये सभी राजपूत केसरिया करते हैं। तो ये राजस्थान का, याद रखिएगा, राजस्थान का दूसरा साका है। पहला साका हो जाता है 1301 के अंदर रणथंभौर का साका, और ये दूसरा साका है जो चित्तौड़ का पहला साका है। ध्यान रखिएगा, राजस्थान का दूसरा और चित्तौड़ का पहला साका है, मेवाड़ का पहला साका है। 1303 की बात कर रहा हूं, जब रावल रतन सिंह युद्ध में खेत हो गए, गोरा बादल भी खेत हो गए, और रानी पद्मिनी ने 16,000 ललनाओं के साथ में, 1600 रानियों के साथ में जोहर व्रत धारण किया है अग्निकुंड में कूद करके। ध्यान रखिएगा, यह साका हुआ है पहला साका। ध्यान रखिएगा, पद्मिनी का कुंड भी चित्तौड़गढ़ किले में बना हुआ है। पद्मिनी तालाब भी चित्तौड़गढ़ में बना हुआ है। ध्यान रखिएगा, इस युद्ध की जीत के बाद, इस युद्ध की जीत के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने इस चित्तौड़गढ़ का नाम खिजराबाद रखा है। ध्यान रखिएगा, चित्तौड़गढ़ का नाम खिजराबाद रखा है। इसी युद्ध की जीत के बाद में इस गढ़ का नाम खिजराबाद कर दिया गया, और यहां का सूबेदार, चित्तौड़गढ़ का सूबेदार खिज्र खां को बना दिया गया था। खिज्र खां को बना दिया गया था। आगे हम बात करते हैं दूसरा साका जो 1535 में हुआ है। ध्यान रखिएगा, अगर हम बात करें चित्तौड़, तो चित्तौड़ के अंदर कर्मवती, और कर्मवती का जो सेनापति है वो है रावत बाग सिंह। रावत बाग सिंह, ध्यान रखिएगा, कर्मवती का सेनापति रावत बाग सिंह, और इसके विरुद्ध जो युद्ध लड़ा गया है वो था गुजरात का बहादुर शाह, और बहादुर शाह का जो सेनापति है वो था रूमी खां। इसका जो सेनापति है वो है रूमी खां। ध्यान रखिएगा, गुजरात का सेनापति रूमी खां है ना। रूमी खां ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया है। ध्यान रखिएगा, रूमी खां ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया है। चित्तौड़ पर आक्रमण किया है, ध्यान रखिएगा। यहां पर रावत बाग सिंह जो है युद्ध की कमान संभाल रहे थे। युद्ध में रावत बाग सिंह भी खेत हो गए। कर्मवती भी, ऐसा कहा जाता है कि युद्ध भूमि के अंदर खेत हो जाती है। इसी समय कहा जाता है कि कर्मवती ने अपने दोनों पुत्रों को, याद रखिएगा, कर्मवती ने जब युद्ध हुआ था तो ऐसा कहा जाता है अपने पुत्रों को ननिहाल भेज दिया था, बूंदी के अंदर, क्योंकि कर्मवती हाड़ी रानी है, तो उसने अपने बच्चों को ननिहाल भेज दिया है, विक्रमादित्य और उदय सिंह को। ध्यान रखिएगा, इस युद्ध से पहले कर्मवती ने, और युद्ध का सेनापति बनाया गया है रावत बाग सिंह को। इस युद्ध में याद रखिएगा जीत किसकी हो गई है? गुजरात के बहादुर शाह की जीत हो गई है। रूमी खां इसका सेनापति है, इनकी जीत हो गई। और कर्मवती के नेतृत्व में रानियों ने जोहर किया है। ध्यान रखिएगा, कर्मवती के नेतृत्व में रानियों ने जोहर किया है। रानियों ने जोहर किया है, ध्यान रखिएगा, कर्मवती के नेतृत्व में रानियों ने जोहर किया है। ये हो गया दूसरा साका। अब हम बात कर रहे हैं तीसरे साके के बारे में जो चित्तौड़गढ़ में हुआ है। तीसरा साका चित्तौड़गढ़ में हुआ उदय सिंह।
चित्तौड़ के राजा हैं, उदय सिंह चित्तौड़ के राजा हैं, और इनके ऊपर जो आक्रमण करने वाला व्यक्ति है वो है अकबर, मुगल सम्राट अकबर। अकबर की सेना ने आक्रमण किया है, ध्यान रखिएगा। उदय सिंह गोगुंदा की पहाड़ियों में चले गए, गोगुंदा की पहाड़ियों में चले गए, और युद्ध की कमान किसको सौंपी है, ध्यान रखिएगा। एक तो फत्ता सिसोदिया और दूसरे जयमल मेड़तिया को, जयमल राठौड़ या जयमल मेड़तिया, इनको सौंपी है, ध्यान रखिएगा, युद्ध की कमान। और यहां पर जयमल के साथ में इनके भतीजे आए हैं वीर कल्लाजी राठौड़, वीर कल्लाजी राठौड़, जिन्हें 4 हाथ का देवता कहा है अकबर ने, ध्यान रखिएगा। तो ये सभी लोग, अब यहां पर कहा जाता है कि उदय सिंह जी चले गए थे गोगुंदा की पहाड़ियों में, और पीछे युद्ध का यानी चित्तौड़गढ़ का पूरा कमान जो है, चित्तौड़गढ़ की चाबियां जो है वो फत्ता सिसोदिया और जयमल मेड़तिया को सौंप करके, सैनिक नेतृत्व सौंप करके चले गए थे। अब पीछे युद्ध हुआ, उस युद्ध के अंदर अकबर, याद रखिएगा, अकबर अपने हाथी पर बैठ करके आया था, और वहां पर अकबर के पास अपनी बंदूक थी जिसका नाम है संग्राम। संग्राम नामक बंदूक से इसी युद्ध में अकबर ने जयमल के पैर पर गोली मारी है, ध्यान रखिएगा, अकबर ने जयमल के पैर पर गोली मारी है, जयमल घायल होकर के नीचे गिर गए। वीर कल्लाजी राठौड़ ने जयमल को अपने कंधों पर बिठा करके युद्ध लड़ा, इसलिए अकबर ने उन्हें 4 हाथ वाले देवता कहा है, ध्यान रखिएगा। फिर आगे हम बात करते हैं, इस युद्ध के अंदर फत्ता सिसोदिया, जयमल राठौड़ मेड़तिया और वीर कल्लाजी राठौड़ सभी योद्धा शहीद हुए हैं, केसरिया कर गए, खेत हो गए। और फत्ता सिसोदिया की पत्नी फूल कंवर के नेतृत्व में, ध्यान रखिएगा, फूल कंवर के नेतृत्व में जौहर हुआ है, ध्यान रखिएगा। फत्ता सिसोदिया की पत्नी, ध्यान रखिएगा, फत्ता सिसोदिया की पत्नी फूल कंवर के नेतृत्व में यहां पर जौहर हुआ है। यह था चित्तौड़गढ़ का तीसरा साका। तो चित्तौड़गढ़ में 3 साके हुए हैं अलग अलग समय में, ध्यान रखिएगा, 3 साके हुए हैं अलग अलग समय में। अब हम बात करते हैं कि चित्तौड़गढ़ में 7 पोल हैं। कितनी पोल हैं? 7 पोल है। चित्तौड़गढ़ के अंदर 7 पोल है, ध्यान रखिएगा। प्रथम पोल का नाम है पाडण पोल, दूसरी पोल का नाम है भैरव पोल, तीसरी का नाम है हनुमान पोल, हनुमान पोल, चौथी का नाम है गणेश पोल, पांचवी का नाम है जोहड़ा पोल, छठी का नाम है लक्ष्मण पोल, और 7वीं का नाम है राम पोल, राम पोल। चित्तौड़गढ़ में 7 पोल है, ध्यान रखिएगा। चित्तौड़गढ़ के अंदर घुसने के 7 दरवाजे हैं, एक साथ, एक के बाद एक 7 पोले हैं। पहली पोल है पाडण पोल, ध्यान रखिएगा, दूसरी भैरव पोल, तीसरी हनुमान पोल, चौथी गणेश पोल, 5वीं जोहड़ा पोल, और 6ठी लक्ष्मण पोल, और 7वीं राम पोल। कहा जाता है इस पाडण पोल के अंदर एक छतरी बनी हुई है, छतरी बनी हुई है, ध्यान रखिएगा, छतरी बनी हुई है। किसकी छतरी है? रावत बाघ सिंह की छतरी बनी हुई है। चित्तौड़गढ़ के अंदर घुसते ही मुख्य, जो कहने का मतलब दरवाजा है, इसके अंदर घुसते ही छतरी बनी हुई है रावत बाघ सिंह की। भैरव पोल
और हनुमान पोल, इनके बीच में दो छतरियां और बनी हुई है, दो छतरियां और बनी हुई है, ध्यान रखिएगा, दो छतरियां बनी हुई है। दो छतरियां बनी हुई हैं। ये दोनों छतरियां किसकी है? एक छतरी तो बनी हुई है फत्ता सिसोदिया की, एक बनी हुई है जयमल राठौड़ की। दो छतरियां बनी हुई है किसके बीच? भैरव पोल और हनुमान पोल के बीच में बनी हुई है यहां पर, ध्यान रखिएगा। चौथी पोल गणेश पोल, जोहड़ा पोल, लक्ष्मण पोल, अंतिम पोल का नाम है राम पोल। ध्यान रखिएगा, ये 7 पोल बनी हुई है चित्तौड़गढ़ किले के अंदर प्रवेश करते समय। अब हम बात करते हैं इस चित्तौड़गढ़ के बारे में। कहा जाता है कि चित्तौड़गढ़ का जो आकार है वो व्हेल मछली के समान है। चित्तौड़गढ़ का जो आकार है वो कैसी मछली के समान है? व्हेल मछली के समान आकार बना हुआ है। ध्यान रखिएगा, चित्तौड़गढ़ का आकार जो है वो व्हेल मछली के समान आकार माना जाता है। ध्यान रखिएगा। आगे हम बात करते हैं इस चित्तौड़गढ़ के अंदर क्या क्या है। तो सबसे पहले बात आती है विजय स्तंभ बना हुआ है। विजय स्तंभ बना हुआ है, इसका निर्माता कौन है? इसका निर्माता है राणा कुंभा। राणा कुंभा इसके निर्माता हैं। इसके वास्तुकार कौन है? वास्तुकार, तो इसके वास्तुकार हैं, याद रखिएगा, जेता, नापा, पोमा, पुंजा। जेता इन तीनों का पिता है, ध्यान रखिएगा, जेता। ठीक है, तो ये सभी इसके क्या हैं? वास्तुकार हैं, कारीगर हैं, जिन्होंने यहां पर काम किया है। शिल्पकार जिसे हम कह सकते हैं, ये सभी लोग हैं। ठीक है, जेता, नापा, पोमा, पुंजा, ये सभी। और इस पर टोटल उस समय खर्चा कितना आया था? 90 लाख रुपए का खर्चा आया है। ध्यान रखिएगा, 90 लाख रुपए का खर्चा आया है विजय स्तंभ को बनाने में। ध्यान रखिएगा, 90 लाख रुपए का खर्चा आया है। 1437 सारंगपुर का युद्ध जीता है। ध्यान रखिएगा, मालवा मांडू के महमूद खिलजी को हराया है। मांडवा महमूद खिलजी को हराया, मांडवा के मालू के महमूद खिलजी हैं, उनको हराया है सारंगपुर युद्ध में राणा कुंभा ने। और इस युद्ध की जीत के उपलक्ष्य में 1440 से लगभग 1448 तक ये गढ़ बना है। ध्यान रखिए, ये विजय स्तंभ बना है। विजय स्तंभ के बारे में कहा जाता है हिंदू देवी देवताओं का अजायब घर। याद रखिएगा, विजय स्तंभ को हिंदू देवी देवताओं का अजायब घर कहा जाता है और भारतीय मूर्ति कला का विश्वकोश भी कहा जाता है। भारतीय शिल्प कला या वास्तुकला का विश्वकोश भी इसी को कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है कि राजस्थान की वास्तुकला का जनक कौन है? तो राणा कुंभा को माना जाता है। ध्यान रखिएगा, राजस्थान की वास्तुकला का जनक राणा कुंभा को माना जाता है। अब हम बात कर रहे हैं इसी विजय स्तंभ के बारे में। विजय स्तंभ के बारे में बात कर रहे हैं कि ये जो विजय स्तंभ है, इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ध्यान रखिएगा 9 इमारतें हैं, 9 मंजिल है। कितनी मंजिल है? 9 मंजिल है। ध्यान रखिएगा, 9 मंजिल है ना, 9 मंजिला है। 120 फीट ऊंचाई है इसकी,
120 फीट की इसकी ऊंचाई है। याद रखिएगा 120 फीट की ऊंचाई है। 157 सीढ़ियां हैं, 157 सीढ़ियां हैं ऊपर तक जाने में। ध्यान रखिएगा ये जो तीसरी बिल्डिंग है, तीसरी बिल्डिंग है, इस तीसरी बिल्डिंग पर 9 बार अरबी भाषा में अल्लाह लिखा हुआ है। 9 बार अरबी भाषा में तीसरी मंजिल पर, ध्यान रखिएगा तीसरी मंजिल पर 9 बार अरबी भाषा में अल्लाह लिखा हुआ है। ये 9 जो कहने का मतलब एक के ऊपर महल बनाए गए हैं, 9 जो एक के ऊपर एक मंजिल बनाई गई हैं, ये 9 निधियों की याद दिलाती है। 9 निधियों से इनको जोड़कर देखा जाता है। 9 निधियों के बारे में, इसके बारे में कहा जाता है। ध्यान रखिएगा 8वीं मंजिल के अंदर कोई मूर्ति नहीं है, 8वीं मंजिल में कोई मूर्ति नहीं है। और 9वीं मंजिल, याद रखिएगा 1911 के अंदर की बात है। 9वीं मंजिल जो है वो बिजली गिरने से टूट जाती है। इसका पुनर्निर्माण करवाया है स्वरूप सिंह, मेवाड़ के स्वरूप सिंह ने इसका पुनर्निर्माण करवाया है। ध्यान रखिएगा तो ये 9 मंजिला है, 120 फीट इसकी ऊंचाई है, 157 सीढ़ियां बनी हुई है। और इसके बारे में कहा जाता है कि ये जो विजय स्तंभ है, विजय स्तंभ है, ये पहली इमारत है, पहली इमारत, याद रखिएगा, जिस पर 15 अगस्त 1949 को डाक टिकट जारी हुआ है। ध्यान रखिएगा अच्छा प्रश्न है कि पहली इमारत जिसके ऊपर डाक टिकट जारी हुआ है वह इमारत कौन सी है? तो याद रखिएगा वह इमारत है जिसको हम विजय स्तंभ के नाम से जानते हैं। विजय स्तंभ जो है ये हैं। अब हम बात करते हैं कि विजय स्तंभ को बनाया किसने है? तो अभी हमने बात की है जेता नापा पोमा पुंजा। विजय स्तंभ को किसने बनाया है? जेता नापा पोमा पुंजा ने बनाया है विजय स्तंभ को। और अभी हमने थोड़ी देर पहले ही बात की है कि ये जो लोग हैं इन्होंने इसको बना करके बहुत ही सुंदर प्रतिमा के रूप में इसको रख दिया है। इसके बारे में जेम्स टॉड ने कहा था, जेम्स टॉड ने कहा था कि कुतुब मीनार की ऊंचाई भले ही अधिक हो, जेम्स टॉड ने कहा था कि कुतुब मीनार दिखता भले ही ऊंचा हो, लेकिन विजय स्तंभ जो है वास्तु की दृष्टि से बहुत ही सुंदर इमारत है, बहुत ही बढ़िया इमारत है। कारीगरी का काम जो है वो यहां पर बहुत ही सुंदर है। फर्ग्यूसन जो इतिहासकार हैं उन्होंने विजय स्तंभ की जो तुलना है वो रोम के टार्जन से की है। ध्यान रखिएगा रोम के टार्जन से फर्ग्यूसन ने इसकी तुलना की है। इतिहासकार फर्ग्यूसन ने, याद रखिएगा, इसकी तुलना रोम के टार्जन से की है। तो ये एक भव्य इमारत है, आपको समझ में आ गया होगा। राजस्थान पुलिस का प्रतीक चिन्ह है विजय स्तंभ, याद रखिएगा प्रतीक चिन्ह है विजय स्तंभ। राजस्थान पुलिस का विजय स्तंभ प्रतीक चिन्ह है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ऑफ राजस्थान उसका भी प्रतीक चिन्ह है। उसके लोगों में भी याद रखिएगा विजय स्तंभ को दर्शाया गया है। एक तो राजस्थान पुलिस और दूसरा माशिबो, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ऑफ राजस्थान का प्रतीक चिन्ह जो है वो विजय स्तंभ को माना जाता है। ध्यान रखिएगा विजय स्तंभ को माना जाता है। विजय स्तंभ को और किन किन नामों से जाना जाता है? विजय स्तंभ, इसको विक्ट्री पैलेस भी कहते हैं, विक्ट्री पैलेस, जय स्तंभ भी कहते हैं। कुंभा की इससे कीर्ति बढ़ी थी, यश बढ़ा था,
तो इसे कीर्ति स्तंभ भी कहते हैं। मैंने पहले ही बता दिया, भारतीय देवी देवताओं का या हिंदू देवी देवताओं का अजायब घर कहा जाता है। भारतीय मूर्तिकला, वास्तुकला या शिल्पकला का विश्व कोश भी कहा जाता है। तो ये सभी नाम आते हैं विजय स्तंभ के बारे में, ध्यान रखिएगा, ये सभी नाम विजय स्तंभ के बारे में ही आते हैं। अब एक चीज और ध्यान रखनी है, विजय स्तंभ के अलावा यहां पर चित्तौड़गढ़ में एक 7 मंजिला इमारत है। 1 2 3 4 5 6 7 मंजिला इमारत है, जिसका नाम है कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, इसके निर्माता हैं जीजा शाह। ध्यान रखिएगा, ये 7 मंजिला है। कितनी मंजिला है? 7 मंजिला है, ध्यान रखिएगा। इसके निर्माता हैं जीजा शाह, ध्यान रखिएगा, इसके निर्माता जीजा शाह। ये भी चित्तौड़गढ़ के अंदर ही अवस्थित है, ध्यान रखिएगा, ये भी चित्तौड़गढ़ में ही अवस्थित है। अब ये ध्यान रखना है कि चित्तौड़गढ़ में अधिकतर जो निर्माण का कार्य किया गया है वो राणा कुंभा के द्वारा किया गया है। इसीलिए चित्तौड़ का आधुनिक निर्माता राणा कुंभा को कहा जाता है। चित्तौड़ का आधुनिक निर्माता जो है वो राणा कुंभा को कहा जाता है। आगे हम बात करते हैं इसके अलावा और यहां पर क्या क्या है। तो समधी या समधीश्वर महादेव का मंदिर है, समधीश्वर महादेव का मंदिर है। इसके बारे में कहा जाता है कि इसका निर्माण करवाया है मोक्कड़ ने, इसलिए इसे मोक्कड़ का मंदिर भी कहा जाता है। मोक्कड़ का मंदिर भी कहा जाता है। समधीश्वर महादेव का मंदिर जो है उसके निर्माता हैं मोक्कड़, तो इसीलिए इसको मोक्कड़ का मंदिर भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। यहां पर इसी चित्तौड़गढ़ के अंदर मीरा का मंदिर बना हुआ है, ध्यान रखिएगा। मीराबाई का संबंध किस दुर्ग से माना जाता है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग से माना जाता है। राणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र, याद रखिएगा, भोजराज की पत्नी है मीराबाई, ध्यान रखिएगा, और उनकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद में मीरा जो है वो सन्यासी रूप धारण कर लेती है। तो मीराबाई का जो मंदिर बना हुआ है, ध्यान रखिएगा, मीराबाई का जो मंदिर बना हुआ है वो कहाँ बना हुआ? चित्तौड़गढ़ में बना हुआ है। यहाँ मीराबाई की कोई मूर्ति नहीं है, यहाँ एक बहुत बड़ी तस्वीर लगाई हुई है, बहुत ही सुंदर तस्वीर है, ध्यान रखिएगा, जो मीराबाई के मंदिर में लगाई हुई है। इस मीराबाई के मंदिर के सामने संत रैदास की छतरी है, रैदास की छतरी है, ध्यान रखिएगा, संत रैदास की छतरी है मीरा मंदिर के सामने। मीराबाई के गुरु कहे जाते हैं संत रैदास, उनकी छतरी बनी हुई है मीराबाई के मंदिर के सामने। आगे हम बात करते हैं इसी मंदिर के अंदर यहां इसी किले के अंदर तुलज्जा भवानी का मंदिर बना हुआ है। तुलज्जा भवानी जो छत्रपति शिवाजी की आराध्य देवी है, उसका मंदिर बना हुआ है। इस मंदिर का निर्माण करवाया है बनवीर ने इसका निर्माण करवाया है अपने द्वारा। जो तुलादान राशि आती है उसके द्वारा बनवीर ने तुलज्जा भवानी का निर्माण करवाया है, तुलज्जा भवानी के मंदिर का निर्माण करवाया है बनवीर ने, याद रखिएगा। आगे हम बात करते हैं यही चित्तौड़गढ़ के अंदर ध्यान रखिएगा, चित्तौड़गढ़ के अंदर कहा जाता है कि 27 देवरिया 7 + 20 देवरा बने हुए हैं, ध्यान रखिएगा। इनका संबंध किस धर्म से है? जैन धर्म से हैं। अलग अलग
27 छोटे छोटे मंदिर बने हुए हैं, 27 देवरिया के नाम से जाने जाते हैं, जिनका संबंध जैन धर्म से माना जाता है। 27 देवरों का संबंध माना जाता है, जैन धर्म से माना जाता है। ध्यान रखिएगा, जैन धर्म से माना जाता है। कहा जाता है कि ये जो 27 देवरिया हैं, इनका निर्माण 11वीं सदी में हुआ है, 11वीं सदी में हुआ है। और मुख्य प्रश्न यही है कि किस धर्म से रिलेटेड है? जैन धर्म से रिलेटेड है। यहां पर एक कालिका माता का मंदिर भी बना हुआ है। ध्यान रखिएगा, चित्तौड़गढ़ में कालिका माता का मंदिर भी बना हुआ है। चित्तौड़गढ़ के अंदर कालिका माता का मंदिर भी बना हुआ है। गुहिल राजवंश की कुल देवी बाण माता का मंदिर भी बना हुआ है। ध्यान रखिएगा, बाण माता का मंदिर भी चित्तौड़गढ़ में बना हुआ है। आगे हम बात करते हैं, यहां पर श्रृंगार चौरी है, श्रृंगार चौरी बनी हुई है। ध्यान रखिएगा, श्रृंगार चौरी किस राजकुमारी की चौरी है? रमाबाई। रमाबाई किसकी पुत्री हैं? राणा कुंभा, डॉटर ऑफ राणा कुंभा। रमाबाई की चौरी है। ध्यान रखिएगा, रमाबाई की चौरी जो है उसी को हम श्रृंगार चौरी के नाम से जानते हैं। ध्यान रखिएगा, रमाबाई की चौरी जो है, जो राणा कुंभा की बेटी है, उसकी चौरी बनी हुई है, उसे हम श्रृंगार चौरी के नाम से जानते हैं। ध्यान रखिएगा, यहां कुंभ श्याम का मंदिर बना हुआ है, कुंभ श्याम का मंदिर बना हुआ है। कुंभ श्याम का मंदिर बना हुआ है, जो पंचायतन शैली का मंदिर है। ध्यान रखिएगा, किस शैली का मंदिर है? पंचायतन शैली का मंदिर है। पंचायतन शैली का मतलब ये होता है जिसके आसपास याद रखिएगा, छोटे छोटे 4 मंदिर चारों कोनों पर बने हुए हो, है ना। अब आप देखिए, इसके चारों दिशाओं में मंदिर बने हुए हैं, तो ये मंदिर की संख्या टोटल कितनी हो गई? 5 हो गई। तो इसीलिए इनको पंचायतन शैली कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो मंदिर हैं वो वैष्णव धर्म से जुड़े हुए मंदिर हैं। ध्यान रखिएगा, वैष्णव मंदिर हैं, और कहा जाता है भगवान विष्णु से जुड़े हुए मंदिर है कुंभ श्याम का मंदिर। कुंभ श्याम मंदिर के बारे में कहा जाता है कि इसका जीर्णोद्धार करवाने का जो कार्य है वो राणा कुंभा ने करवाया है, राणा कुंभा। इसीलिए इस मंदिर को कुंभ श्याम मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान रखिएगा, अभी हमने बात करी थी कि विजय स्तंभ पर डाक टिकट जारी हुआ है। 1 रुपए का डाक टिकट जारी किया गया था 15 अगस्त 1949 को भारत सरकार के द्वारा। राजस्थान की पहली इमारत जिस पर डाक टिकट जारी किया गया विजय स्तंभ है, जो राजस्थान पुलिस का प्रतीक चिन्ह है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का प्रतीक चिन्ह है, उस पर 1 रुपए का डाक टिकट जारी किया गया है। ध्यान रखिएगा, तो ये तमाम जानकारियां जो हमने बात करी है, ये सभी जानकारियां मिलती है, ध्यान रखिएगा, चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में। तो आज हमने चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में बात की है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में यह भी कहा जाता है कि इस चित्तौड़गढ़ दुर्ग में गुहिल वंश का पहला राजा कौन था, गुहिल वंश का पहला शासक कौन था? तो ध्यान रखिएगा, बप्पा रावल था। बप्पा रावल ने मान मौर्य को हराकर चित्तौड़ पर अधिकार किया है। ध्यान रखिएगा, चित्तौड़गढ़ पर अधिकार किया है। और याद रखिएगा, चित्तौड़गढ़ किस पठार पर बना हुआ है? मेसा के पठार पर बना हुआ है। चित्तौड़गढ़ किस पठार पर बना हुआ है? मेसा के पठार पर बना हुआ है। किन 2 नदियों के संगम पर? बेड़च और गंभीर के संगम पर बना हुआ है। तो इन तमाम प्रश्नों को आप जरूर पढ़िएगा, याद कीजिएगा। ये एक गढ़ था अपना, गढ़ों में गढ़ चित्तौड़, बाकी सब गढ़ैया, राजस्थान का गौरव चित्तौड़गढ़।
बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।